हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रीतिकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियां। इसमें हम पढ़ेंगे रीतिकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियां, यानी कि रीतिकाल के कवि जब रचना कर रहे थे तो उनमें प्रमुखता किस चीज़ की थी, यानी कि उनकी विशेषताएं क्या थी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि किन प्रमुख प्रवृत्तियों की तरफ उनका रुझान था। वो श्रृंगारिकता की तरफ रुझान था या लाक्षणिकता की तरफ रुझान था, या फिर आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे, प्रकृति चित्रण करते थे। ये सब क्या कहलाता है, रीतिकालीन कवियों की क्या थी, ये सारी प्रवृत्तियां थी। तो हम ये पढ़ लेते हैं। टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी कह रहे हैं कि एचपीएससी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी हरियाणा में आने वाली है। तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही साथ जो बीए एमए वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो मेरा तो ये मकसद है कि मैं कुछ भी टॉपिक ना छोड़ूं। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और जो तैयारी कर रहे हैं वो एक भी टॉपिक ना छोड़ें। और साथ साथ आपने अपने नोट्स बना लिए होंगे। जितने भी मैंने रीतिकाल की वीडियो डाली हैं आपने देख ली होंगी और शायद आपको पसंद भी आई होंगी। तो इसी के संदर्भ में हमारी अगली वीडियो है रीतिकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। पढ़ लेते हैं। रीतिकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति तो रीति निरूपण था। आपको पहले ही बताया मैंने, रीति निरूपण करना ही इनके प्रमुख प्रवृत्ति थी। इसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया था, इस काल का रीतिकाल। ये इसका मतलब यह है कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण ही है। रीति निरूपण था, मतलब रीति निरूपण का मतलब है कि रीति काल के जो कवि थे इन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। तथापि विलासी राजाओं की विलास वृत्ति को तुष्ट करने के लिए इन्होंने श्रृंगार प्रधान रचनाएं भी लिखी। तो आप देख रहे होंगे कि एक तो रीतिकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी। एक तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण करना। दूसरा क्या था कि जो राजा थे, क्योंकि ये जो दरबारी, ये ज़्यादातर कवि जो थे ये दरबारी कवि हुआ करते थे। और ये दरबारी कवि जो थे अपने राजाओं की विलास वृत्ति को संतुष्ट करने के लिए ये श्रृंगार प्रधान रचनाएं लिखते थे। क्योंकि श्रृंगारिक प्रधान जो रचनाएं थी इनमें इनको ज़्यादा वाहवाही मिलती थी और राजा की तरफ से इनको उपहार में भी कुछ ना कुछ प्रशंसा के रूप में इन्हें दिया जाता था। अतः श्रृंगारिकता को भी रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियों में स्थान दिया जा सकता है। तो नंबर एक आप क्या कह सकते हैं, अगर आप शॉर्ट में लिख रहे हैं तो रीति निरूपण करना इनका प्रमुख लक्ष्य था। लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया और श्रृंगार प्रधान रचनाएं भी लिखी, यानी कि श्रृंगारिकता को भी रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति कहा जा सकता है। और रीतिकाल के अधिकतर कवि राजश्रय में रह रहे थे। अतः आश्रयदाताओं के दान पराक्रम आदि का अलंकारिक वर्णन करने से इन्हें धन की प्राप्ति होती थी। अलंकारिक वर्णन का मतलब है कि आश्रयदाताओं के दान और उनके पराक्रम का, उनके शौर्य का ये बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे अपनी रचनाओं में और अपने दोहों में, जिसके कारण इन्हें धन की प्राप्ति होती थी। अतः राज प्रशस्ति मतलब राज्य की तरफ से इन्हें, राजा की तरफ से इनको प्रशंसा चाहिए थी। तो यही इन कवियों की ज़्यादा प्रवृत्ति रही कि इन्होंने इस प्रकार की रचनाएं लिखी। धार्मिक संस्कारों के कारण भक्ति परक रचनाएं करके ये आत्म लाभ भी प्राप्त करते थे। तो यहाँ पर आपने देखा कि मुख्य रूप से क्या क्या थी इनकी प्रवृत्तियां। एक तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण करना, दूसरा श्रृंगारिक परक रचनाओं का निर्माण करना, आश्रयदाताओं के दान और पराक्रम का ये अलंकारिक वर्णन करते थे जिससे इन्हें धन की प्राप्ति होती थी। और साथ ही साथ ये क्या करते थे, धार्मिक संस्कारों के कारण ये भक्ति परक रचनाएं भी करते थे। ये नहीं कि वो केवल श्रृंगारिक रचनाएं करते थे बल्कि भक्ति परक रचनाएं भी करते थे। तो ये तो सारांश में था। अब हम इन्हें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। और जीवन के कटु तिक्त व्यक्तिक अनुभवों को नीति का जामा पहनाकर नीति कथनों के रूप में भी व्यक्त करते रहे। यानी कि किस किस प्रकार के दोहे लिखे गए, नीति परक दोहे लिखे गए, भक्ति परक दोहे लिखे गए और श्रृंगारिक दोहे भी लिखे गए, श्रृंगारिक रचनाएं भी की गई और लक्षण ग्रंथों का भी निर्माण किया गया। तो ये कुछ प्रवृत्तियां थी शॉर्ट रूप में। अब इनका विस्तारित रूप पढ़ लेते हैं। और कुल मिलाकर भक्ति और नीति को भी इन कवियों की प्रवृत्तियों को सम्मिलित किया
जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं थी भक्ति और नीति परक, लेकिन की हैं रचनाएं। ठीक है, जैसे कि बिहारी की भी हैं। तो रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्ति है, नंबर 1 रीति निरूपण, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। रीति निरूपण करना यानी कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण करना इनका पहला काम था। दूसरे नंबर पर क्या था? श्रृंगारिकता थी। और तीसरे नंबर पर आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे, प्रकृति चित्रण भी मिलता था। ये सब हम बारी बारी पढ़ेंगे। तो पहले ही नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर पहला पॉइंट है, आप लिखेंगे रीति निरूपण करना। अब जब रीति निरूपण कर रहे थे तो उसमें भी जो कवि थे वो कई प्रकार के थे। एक तो कई प्रकार के, मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, शॉर्ट में ही लिखना है। अगर लिखने का पेपर है, जैसे कि एचपीएससी सब्जेक्टिव पेपर लेती है, इन फ्यूचर आने वाले बच्चों के भी ये काम आने वाली है वीडियो। तो रीति निरूपण जो कर रहे थे वो भी जो कवि थे वो 3 प्रकार के थे। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, रीतिकालीन कवियों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। तो यहीं पर हम बारी बारी देखेंगे। नंबर 1, इसी के अंतर्गत ए पार्ट है। रीति निरूपण के अंतर्गत पहले वो कवि थे जिन्होंने काव्यांग परिचायक कवि, मतलब ये क्या कर रहे थे? काव्यांग, काव्य के अंगों का परिचय दे रहे थे अपने ग्रंथों में। ठीक है, तो ये पहले ये कवि थे रीति निरूपण के अंतर्गत। रीति निरूपण के अंतर्गत पहले जो कवि थे वो थे काव्यांग परिचायक कवि। इन कवियों का उद्देश्य काव्यांगों का परिचय देना। अब आप देखेंगे कि काव्यांग क्या होते हैं। तो काव्य के अंग होते हैं काव्य के हेतु, काव्य के प्रयोजन, काव्य के दोष, काव्य के गुण और रस, अलंकार, छंद इत्यादि। ये सभी किसके अंदर आ जाते हैं? काव्यांग के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इन कवियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इन कवियों का प्रमुख उद्देश्य था काव्यांगों का परिचय देना, अपनी कवित्व शक्ति का परिचय नहीं देना। मतलब इन ये जो रीति निरूपण कर रहे थे उसमें पहले ही वर्ग के जो कवि थे उनका मतलब था काव्यांग परिचायक कवि, यानी कि वो काव्यांग के जो काव्य के जो अंग थे उनका परिचय देना इनका प्रमुख लक्ष्य था, ना कि अपनी कवित्व शक्ति का परिचय देना। समझ गई होंगे। यही कारण है कि इन कवियों ने लक्षण के साथ जो उदाहरण दिए हैं वे या तो अन्य कवियों के हैं या फिर इतने संक्षिप्त हैं कि उनसे कवित्व का विशेष बोध नहीं होता। मतलब क्या था कि रीति निरूपण के अंतर्गत जो पहले कवि थे, पहले एक वर्गीकरण में जो कवि आते हैं वो कवि थे जिनका प्रमुख उद्देश्य काव्यांग का परिचय देना था, ना कि अपनी कवित्व शक्ति का परिचय देना था। और इस प्रकार के कवियों ने जो लक्षण के साथ साथ जो उदाहरण दिए हैं वो या तो अन्य कवियों के दिए हैं या फिर इन्होंने अगर अपने उदाहरण दिए हैं तो बहुत ही संक्षिप्त दिए हैं, जिससे उनकी कवित्व शक्ति का नहीं पता चलता। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार के कौन कौन से कवि थे? इस प्रकार के कवि थे, आप एग्जाम्पल के तौर पर एक या दो चार का ही नाम ले सकते हैं। जैसे जसवंत के भाषा भूषण, इसमें इन्होंने काव्यांग के उदाहरण दिए हैं। और दूसरा जो है आप दुल्लह का ले सकते हैं, इजी है। तो आप एक दो कवियों के ही यहाँ पर नाम उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं, आपको सारा रटने की जरूरत नहीं है। अब रीति निरूपण के अंतर्गत दूसरे वो कवि थे जो रीति निरूपण एवं काव्य रचना को समान महत्व देने वाले कवि। अभी आपने पहले नंबर पर देखा था कि इसमें तो कवि क्या कर रहे थे? सिर्फ काव्यांग का परिचय ही देने वाले कवि थे, कवि की शक्ति का परिचय नहीं दे रहे थे। लेकिन जो दूसरे थे रीति निरूपण के अंतर्गत, जो दूसरे वर्ग में कवि आते हैं, उन्होंने रीति निरूपण भी किया और काव्य रचना को भी समान महत्व दिया। इस वर्ग में वो कवि आते हैं जिन्होंने रीति निरूपण भी किया और काव्य रचना को भी समान महत्व दिया। इस वर्ग में आने वाले कवियों का उद्देश्य रीति कर्म और कवि कर्म को समान महत्व देना रहा है। ऐसे ग्रंथों में लक्षण और उदाहरण दोनों ही कवियों द्वारा रचित हैं। आपको अंतर बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा कि रीति निरूपण के अंतर्गत 3 वर्ग के कवि आते हैं और पहले वर्ग के अंदर वो कवि आते हैं जो केवल काव्यांग का परिचय दिया, अपने कवित्व शक्ति का परिचय नहीं दिया। और दूसरे वर्ग के अंतर्गत वो कवि आते हैं जिन्होंने रीति निरूपण भी किया और काव्य रचना को भी समान महत्व दिया। और इन्होंने अपने जो लक्षण ग्रंथ लिखे उन्होंने अपने ही उदाहरण पेश किए, अन्य किसी कवि के उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए।
ऐसे ग्रंथों में लक्षण और उदाहरण दोनों ही कवियों द्वारा रचित हैं तथा उदाहरण में सरसता का विशेष ध्यान रखा गया है। इस वर्ग के प्रमुख कवि कौन से हैं? आप चिंतामणि का नाम ले सकते हैं, मतीराम है, भूषण है, देव है, कुलपति मिश्र हैं, श्रीपति, पद्माकर और ग्वाल कवि। ये सारे कौन से हैं? रीति निरूपक जो कवि हैं इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब आपसे जो एस्टेट यूजीसी नेट वाले बच्चे या टीजीटी पीजीटी एस्टेट वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि रीति निरूपण करने वाले और अपनी कवि शक्ति का परिचय देने वाले कवि कौन से थे? कोई 3 इनमें से दे दे और एक कोई अन्य का नाम दे दे तो आपको उसमें से ढूंढना है। प्रश्न आपका कहीं पर भी बन सकता है। आपको रीति काल का मर्म समझ में आना चाहिए कि वास्तविकता में क्या लिखा जा रहा था। ठीक है। तीसरे वर्ग में वो कवि आते हैं जो कवि कर्म को महत्व देने वाले रीति ग्रंथकार। ठीक है। इस वर्ग के कवियों ने काव्यांगों का लक्षण देना आवश्यक नहीं समझा, किंतु रीति तत्वों का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। समझ गए होंगे, काव्य लक्षणों का इन्होंने आवश्यक नहीं समझा कि हम काव्य लक्षण बताएं, लेकिन अपनी जो रचनाएं लिखी इन्होंने रीति तत्वों का पूरा पूरा उसमें ध्यान रखा। इनके काव्य ग्रंथों में रीति की जानकारी का पूरा पूरा उपयोग भी किया गया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इन्हीं कवियों को रीति सिद्ध कवि कहते हैं। रीति सिद्ध कवि जैसे इसमें बिहारी आ जाते हैं, तो ये कवि आपने मैंने बताई ये तीनों वर्ग वही हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। वो तीनों ही आप लिख सकते हैं रीति निरूपण के अंतर्गत बिना किसी हिचक के। ठीक है, तो रीति सिद्ध कवि कौन से थे? बिहारी, भूपति, मतीराम। ठीक है, मतीराम का तो यहाँ पर कम ही है क्योंकि मतीराम का रीतिबद्ध में भी नाम आता है। ठीक है, तो ये हैं। और रीति निरूपण करने वाले, अब रीति जो निरूपण कर रहे थे उनमें भी आचार्य दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से आचार्य थे? एक तो सर्वांग निरूपक और एक थे विशिष्टांग निरूपक। अब सर्वांग निरूपक क्या होता है और विशिष्ट विशिष्ट निरूपक का मतलब है कि वो किसी एक विशिष्ट अंग का विवेचन कर रहे थे अपनी रचनाओं में, और सर्वांग निरूपक का अर्थ है कि इसमें वो कवि आ जाते हैं जो अपने लक्षण ग्रंथों में सर्वांग निरूपण यानी कि काव्यांग के सभी जो अंग हैं उनका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। ऐसे कवि जिन्होंने काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्य की आत्मा, रस, ध्वनि, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति, अलंकार तथा छंद का निरूपण अपने ग्रंथ में किया। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जिन्होंने इन सब चीजों का निरूपण अपने ग्रंथों में किया उनको कहते हैं सर्वांग निरूपक कवि। तो सर्वांग निरूपक के अंतर्गत आप समझ गए होंगे क्या क्या आता है कि काव्य के हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य के लक्षण, शब्द शक्ति, गुण, दोष, रस, अलंकार, छंद, ये सभी सर्वांग के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से कवि थे? नंबर 1 पे आप ये सारे ही कवि हैं, इंपॉर्टेंट है। ये सर्वांग निरूपक कवि थे। आपसे पूछ सकते हैं कि चिंतामणि किस प्रकार के कवि थे? सर्वांग निरूपक कवि थे। देव, कुलपति, भिखारी दास और सोमनाथ अमीर दास, ये क्या थे? ये सर्वांग निरूपक कवि थे। और इनकी रचनाएं कौन सी हैं? कि चिंतामणि की कौन सी है? कवि कल्पतरु, इसमें सर्वांग निरूपक किया गया है। देव की शब्द रसायन महत्वपूर्ण रचना है, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। और कुलपति की रस रहस्य भी महत्वपूर्ण रचना है जिसमें सर्वांग निरूपण किया गया है। भिखारी का काव्य निर्णय, सोमनाथ की रस पीयूष निधि, ये सारी की सारी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, चाहे आरो अवरो में लगाने आए, चाहे सर्वांग निरूपक के तौर पर पूछे, चाहे डायरेक्ट पूछे कि ये रचना किस कवि की है। ये सारी ही रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब विशिष्ट अंग के अंदर आप समझ रहे होंगे कि किसी एक विशिष्ट अंग का निरूपण जिन कवियों ने किया वो आपके कहलाए विशिष्टांग निरूपक कवियों ने किसी एक काव्यांग मतलब कोई एक काव्य का कोई एक अंग लेकर
विवेचन किया अपनी रचना के अंतर्गत। वो काव्य का एक अंग रस भी हो सकता है, एक अंग अलंकार भी हो सकता है और छंद भी हो सकता है। कहीं कहीं इनमें से रस अलंकार का विवेचन एक साथ किया गया है, जैसे देव के भाव विलास में, याकूब खां के रस भूषण में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये था रीति निरूपण, हमारा पहला टॉपिक। यहाँ पर पहली प्रवृत्ति, सॉरी, रीति निरूपण, ये पहली प्रवृत्ति थी जो यहाँ पर पूरी हो जाती है। इसमें 3 प्रकार के कवि आते हैं। नंबर 1 पे थे काव्यांग का परिचय देना, दूसरा क्या था कि काव्यांग का परिचय भी देना और अपनी कवित्व शक्ति का भी परिचय देना, और तीसरे में रीति सिद्ध कवि आ जाते हैं, जिनको रीति का पूरा पूरा इन्होंने अपनी रचनाओं में ध्यान रखा लेकिन लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। ये 3 प्रकार के रीति निरूपण के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा क्या है, श्रृंगारिकता है। बहुत ही आसान है ये, आप जल्दी ही समझ जाएंगे। रीति काल के कवियों की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिकता है। इन कवियों का श्रृंगार वर्णन एक ओर तो शास्त्रीय बंधनों से युक्त है, तो दूसरी ओर विलासी आश्रयदाताओं की प्रवृत्ति ने इसे उस सीमा तक पहुंचा दिया जहां ये अश्लीलता का संस्पर्श करने लगा। मतलब क्या है कि रीतिकाल के कवियों की दूसरी प्रमुख विशेषता क्या थी, श्रृंगारिकता। इन कवियों का श्रृंगार वर्णन एक और तो शास्त्रीय बंधनों से युक्त है, ठीक है, मतलब शास्त्रीय बंधनों में बंधा हुआ है इनका श्रृंगार वर्णन। दूसरा क्या था कि ये अपने आश्रयदाताओं की क्या करते थे, उसमें प्रशंसा करते थे, जिसके अंतर ये प्रशंसा करते करते इस हद तक पहुंच गए कि उसमें अश्लीलता का समावेश हो गया। ठीक है, नायक नायिका भेद का निरूपण प्राय इसी के अंतर्गत आ गया है। मतलब नायक और नायिकाओं के इन्होंने ऐसे ऐसे दोहे प्रस्तुत किए उनकी श्रृंगारिकता के बारे में, जिसमें कि अश्लीलता का समावेश हो गया है। और आश्रयदाताओं की अगर प्रशंसा की तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्ति आ गई है। मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे, क्योंकि इन्हें वहाँ से राजदरबार से कुछ ना कुछ मिलता था। वस्तुतः इन कवियों को वह दरबारी वातावरण प्राप्त हुआ जिसमें व्यक्ति की दृष्टि विलास के समस्त उपकरणों के संग्रह की ओर रहती है। मतलब क्या करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दरबार की तरफ से लाभ प्राप्त करना चाहते थे, ताकि वो भी विलासपूर्ण जीवन जी सकें। निर्द्वंद भोग में ही जीवन की सार्थकता समझी गई। नारी को उपभोग की वस्तु मानकर देखा गया। पुरुष की समस्त चेष्टाएं उसे एक वस्तु के रूप में देखती हैं। मतलब जो नारी थी, श्रृंगारिकता के अगर टॉपिक में हम बात करें तो दूसरा क्या था, एक तो उसमें अश्लीलता का समावेश हो गया था। दूसरा क्या था, इन्होंने क्या किया कि जो नारी को केवल एक उपभोग की वस्तु मानकर देखा गया। पुरुष की समस्त चेष्टाएं उसे एक वस्तु के रूप में ही देखती थी, कभी भी स्त्री के रूप में उन्हें नहीं देखा। विलासवृत्ति की प्रधानता के कारण इनकी सौंदर्य दृष्टि भी अंग सौष्ठव, शारीरिक बनावट एवं बाह्य रूपाकार तक सीमित रही। मतलब क्या था कि इन्होंने औरत के अंग, उसकी शारीरिक बनावट और उसका बाह्य रूप ही प्रस्तुत किया। उन्होंने कभी भी आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में उनकी वृत्ति नहीं हुई। मतलब श्रृंगारिकता के अंदर क्या था कि उन्होंने स्त्री को, उस समय के जो कवि थे या राजा थे या स्त्री की जो स्थिति थी वो क्या थी, केवल उपभोग की थी। तो उन्होंने केवल स्त्री के भारे सौंदर्य पर ही प्रकाश डाला, कभी भी उनकी आंतरिक वृत्तियों में झांकने की कोशिश नहीं की। नारी के प्रति सामंती दृष्टि होते हुए भी कहीं कहीं स्वकीय प्रेम के दृश्य उपलब्ध हो जाते हैं, अन्यथा सर्वत्र परकीय प्रेम की प्रधानता रही है। इन कवियों के परकीय प्रेम, ठीक है, मतलब पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री ही परकीय प्रेम की प्रधानता रही है। इन कवियों के श्रृंगार चित्रण में इंद्रिय सुख की प्रधानता, रूप लिप्सा, भोगेच्छा एवं बाह्य सौंदर्य की प्रधानता दिखाई पड़ती है। दूसरा क्या था, संयोग चित्रण में जहाँ सुख वर्णन एवं विपरीत रति का चित्रण है, वहाँ अश्लीलता का समावेश हो गया। कहने का भाव यही है कि श्रृंगार के अंतर्गत हमारे दोनों, श्रृंगार रस के अंतर्गत दो प्रकार की हम बातें करते हैं, एक संयोग चित्रण और दूसरा वियोग वर्णन। ठीक है, तो वियोग वर्णन के अंतर्गत ऋतु मुक्त कवियों में कौन कौन आ जाते हैं, घनानंद आदि ने हृदय की विकलता का मार्मिक एवं अनुभूति परक चित्रण किया, किंतु बिहारी जैसे कवियों ने विरह ताप एवं विरह जनिकृष्टता का ऐसा ऊहात्मक चित्रण किया जो कहीं कहीं मजाक की हद तक
पहुंच गया। ऐसे इन्होंने उदाहरण भी दिए हैं। देखो जो क्या थे कि दोनों तरीके की रचनाएं हो रही थी। घनानंद ने जो श्रृंगारिक वर्णन किया वो तो इनका जायज था। इन्होंने अपने हृदय की स्वच्छंद वृत्तियों को स्थान दिया घनानंद ने तो। लेकिन बिहारी ने क्या किया कि विरह ताप एवं विरह जन्यकृष्णता का ऐसा चित्र प्रस्तुत किया कि वो कहीं कहीं तक तो मजाक की हद तक पहुंच गया। जैसे कि ये दो उदाहरण आपके पास दिए गए हैं, आप इनमें से कोई एक उदाहरण आप दे सकते हैं। इत आवती चली जात उत चली छह सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ। ठीक है, तो इस तरीके के ये दे रखे हैं, एक एक दो दो उदाहरण आप कोई भी यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं, श्रृंगारिकता के अंदर लिख सकते हैं। तीसरा क्या था, थोड़ा सा और है इसमें, तो क्या था लास्ट में इसका, डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रीतिकालीन कवियों की इस श्रृंगारिकता पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अन्यथा एकनिष्ठता, त्याग, तपश्चर्या और उदात आदि पक्ष उनकी दृष्टि में बहुत कम आए हैं। आप ये इसमें लिख सकते हैं श्रृंगारिकता के अंतर्गत। अब देखते हैं अलंकारिकता क्या थी। अलंकारिकता किस प्रकार की अलंकारिकता का प्रयोग किया गया था। अलंकार, अलंकारिकता का मतलब अलंकार। अलंकार आप समझते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार वही हैं। तो अलंकारिकता, रीतिकालीन काव्य में अलंकरण की प्रधानता है। नंबर 3 पे, पहले नंबर पर क्या था, रीति निरूपण। रीति निरूपण के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के कवि आते हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिक्त और रीति मुक्त। वो तीनों कवियों के बारे में आपको लिखना है। नंबर 2 पे क्या था, श्रृंगारिकता। अब श्रृंगारिकता के अंतर्गत क्या आया कि इन्होंने नारी को एक उपभोग के रूप में, एक वस्तु के रूप में, एक वस्तु के नज़रिए से इन्होंने देखा। और श्रृंगारिकता के क्षेत्र में जो संयोग और विरह दोनों प्रकार का वर्णन किया गया। और घनानंद ने जो था श्रृंगार का जो संयोग वियोग पक्ष है उसमें अपने हृदय की स्वच्छंदता का प्रयोग किया। लेकिन बिहारी जो हैं कहीं कहीं जो सीमा को लांघ जाते हैं और वो उचित नहीं है। ठीक है, और श्रृंगारिकता का प्रयोग एक इन्होंने आश्रयदाताओं की प्रशंसा पाने के लिए उसमें अतिशयोक्ति का अधिक प्रयोग किया। तीसरे नंबर पर आता है हमारी अलंकारिकता। रीतिकालीन काव्य में अलंकरण की प्रधानता है। कविता सुंदरी को अलंकारों से सजाने में वे कवि कर्म की सार्थकता समझते थे। ठीक है, अलंकारों के प्रति इनका मोह अति प्रबल था, अतः वे कविता में अलंकारों का सायास प्रयोग करते थे। केशव तो अलंकार विहीन कविता को सुंदर मानते ही नहीं, भले वह अन्य कितने ही गुणों से युक्त क्यों न हो। मतलब केशव को जो मानते हैं, केशव को अलंकारवादी कवि मानते हैं हम। इनका मतलब क्या था कि देखो, कोई भी कवि अलंकारों का प्रयोग कब करता है, या तो अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। एक होता है कि अपनी मतलब जो था अपनी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए करता है। तो इन्होंने कविता सुंदरी को अलंकारों से सजाने में वे कवि कर्म की सार्थकता समझते थे। तो इन्होंने अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया, अलंकारों का प्रयोग किया। और केशव जो थे वो अलंकार विहीन रचना को कविता ही नहीं मानते थे, चाहे उसमें अन्य कितने ही गुण क्यों ना हो। तो इसके साथ ही अलंकारिता के अंदर आप ये उदाहरण दे सकते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणे सुवरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनेता मित। ठीक है, ये आप इस तरीके का दे सकते हैं। और कल्पना की ऊंची उड़ान, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति एवं पांडित्य प्रदर्शन रीतिकालीन काव्य में अलंकारिकता के कारण ही आया है। मतलब अलंकारों के कारण ही कल्पना की उड़ान, चमत्कार प्रदर्शन, मतलब क्या हुआ कि चमत्कार प्रदर्शन के लिए भी अलंकारों का प्रयोग करते थे। और कल्पना का सारा मतलब कल्पना का ज़्यादा समावेश था, इसलिए अलंकारों का प्रयोग करते थे। क्योंकि आप कोई भी काल्पनिक बातें कर रही हैं अपने काव्य के अंतर्गत और उसके लिए अलंकार, अगर आप अलंकारों का प्रयोग कर रही हैं तो पाठक उसमें ज़्यादा रुचि लेता है। तो कौन कौन से अलंकार इन्होंने प्रयोग किए, यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे शाब्दिक चमत्कार की सृष्टि,
इसमें पर्याप्त की गई है। तो दूसरी ओर उसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति जैसे आपको एक-एक चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बता सकते हैं कि भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, अपनी कल्पना को बढ़ाने के लिए इन कवियों ने अलंकारों का प्रयोग किया और मुख्यतः यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग ज़्यादा हुआ। जैसे भाव निरूपक अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। विशेष रूप से बिहारी का अलंकार निरूपण भावोत्कर्ष में सहायक एवं आकर्षक है। मतलब अपने भावों को उत्कर्षता प्रदान करने के लिए बिहारी जी ने अलंकारों का प्रयोग किया। उन्होंने एक उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण यहाँ पर दे रखा है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनो मनो मानो जहाँ पर भी आते हैं आपको पता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यही टॉपिक अगर आपके पास लिखने के लिए आता है तो आप ये इसका उदाहरण दे सकते हैं। तो इससे आपके ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। रीतिकालीन कवियों के लिए अलंकार शास्त्र की जानकारी एक अनिवार्यता थी, क्योंकि इसके बिना उसे सम्मान मिलना कठिन था। अभी मैंने बताया था कि अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे, काव्य के अंदर कल्पना की समावेश था और चमत्कार प्रदर्शन करने के लिए भी अलंकारों का प्रयोग करते थे। अगर ये अलंकारों का प्रयोग नहीं करते तो इन्हें वाहवाही नहीं मिलती। ठीक है। परिणामतः इस काल में अलंकारिकता खूब फली फूली। अलंकार जो कविता का साधन है इस काल में साधे बन गया। ठीक है। अगला पॉइंट आता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। मतलब क्या था? मैंने बताया था शुरू में ही कि रीति काल के जो कवि थे वो दरबारी कवि थे, अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे और बदले में इनको मुद्राएं मिलती थी और कुछ भी मिलता था। ठीक है, तो ये क्या करते थे? बातों को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहते थे, जिसके कारण अतिशयोक्ति का समावेश था। रीतिकाल के अधिकांश कवि राजदरबारों में आश्रय पाते थे। बिहारी देव भूषण, सूदन केशव, मतीराम आदि सभी प्रसिद्ध कवि राजदरबारों से वृत्ति प्राप्त करते थे। अतः ये स्वाभाविक था कि वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते। देव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह की प्रशंसा में भवानी विलास लिखा। इनकी रचनाएं आपने पढ़ी थी, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास। ठीक है, तो भवानी विलास में इन्होंने किसकी प्रशंसा की है? भवानी सिंह की। तो सुदन ने भरतपुर के राजा सुजान सिंह की प्रशंसा में सुजान चरित लिखा। वीर रस के प्रसिद्ध कवि, देखो भूषण जो पूछा जाता कि भूषण किस प्रकार के कवि थे, तो भूषण वीर रस के कवि थे। शिवाजी की प्रशंसा में शिवा बावनी एवं छत्रसाल बुंदेला की प्रशंसा में छत्रसाल दशक की रचना की। ठीक है। भूषण जैसे कुछ कवियों को यदि छोड़ दिया जाए तो रीतिकाल के अधिकांश कवियों द्वारा की गई आश्रयदाताओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। मतलब एक भूषण ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने जितना जितना संभव मतलब थोड़ा उचित ही इन्होंने अतिशयोक्ति की है। बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि इन्होंने अच्छा राजा छत्रसाल और राजा एक और दूसरा नाम यहाँ पर बताया था शिवाजी की और भूषण ने शिवाजी नंबर एक पहले कवि ये शिवाजी राजा की प्रशंसा की और दूसरा छत्रसाल राजा की जो प्रशंसा की है वो अतिशयोक्तिपूर्ण ज़्यादा नहीं है, ऐसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी में एक दो लाइनें और हैं। अतः आश्रयदाताओं को प्रसन्न रखने के लिए उन्हें प्रयत्नशील रहना पड़ता था। अतः स्फूर्त काव्य रचना की प्रवृत्ति राजनीतिक जोड़ तोड़ एवं दांव पेच में लीन इन कवियों को हो ही नहीं सकते थे। ये आपको मैंने इतना बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन। अगले किस प्रकार की प्रधानता थी इनकी रचनाओं में? तो इनकी रचनाओं में अगली प्रधानता थी बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन। रीतिकालीन कवियों में पांडित्य प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति परिलक्षित होती है उसके कारण ये काव्य में विविध विषयक ज्ञान का समावेश करके अपनी बहुज्ञता प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या है कि इन्होंने अपनी इन कवियों ने अपने पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति परिलक्षित की, मतलब अपना पांडित्य का प्रदर्शन किया इन्होंने
और विविध विषयों का ज्ञान इन्होंने प्रस्तुत किया अपने दोहों के अंदर। जैसे कि बिहारी के काव्य में ज्योतिष पुराण, आयुर्वेद, गणित, कामशास्त्र, नीति, चित्रकला आदि अनेक विषयों की जानकारी समाविष्ट है। तो इसे कहते हैं बहुज्ञता, मतलब इनको कई विविध विषयों का ज्ञान इन्होंने अपने दोहों के अंदर प्रस्तुत किया। ज्योतिष के राजयोग प्रकरण का उल्लेख निम्न दोहे में है, और ये आप यहाँ पर इसका उदाहरण दे सकते हैं बहुज्ञता का, और इसी के अंतर्गत है। इसी प्रकार आयुर्वेद ज्ञान का परिचय उसके निम्न दोहे से प्राप्त होता है। विषम ज्वर का उपचार सुदर्शन चूर्ण से होता है। ये आपको इस पैराग्राफ का ही बता रखा है, ठीक है। आगे आता है यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे शब्दालंकारों का प्रयोग भी चमत्कार प्रदर्शन हेतु रीति काव्य में किया गया। अभी हमने अपने हेडिंग का नाम था बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन। तो बहुज्ञता के अंतर्गत तो आप लिखेंगे कि ये जो कवि थे इन्होंने विविध विषयों का ज्ञान अपने दोहों में प्रस्तुत किया। जैसे कि बिहारी के दोहों में ये ज्योतिष पुराण, आयुर्वेद, गणित, कामशास्त्र, नीति, चित्रकला आदि विषयों की जानकारी समाविष्ट है। और दूसरा क्या था, चमत्कार प्रदर्शन। तो चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकारों का प्रयोग करते थे। तो चमत्कार प्रदर्शन के लिए यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे शब्दाल अलंकारों का प्रयोग भी चमत्कार प्रदर्शन हेतु रीति काव्य में किया गया। वस्तुतः इस काल में शब्दों की पच्चीकारी एवं कला की रमणीयता पर ही अधिक ध्यान दिया गया। ये लोग इसी को कवि कर्म समझते थे। वर्ण विषय की मार्मिकता एवं भाव व्यंजना पर इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया जितना अलंकार योजना पर दिया। मतलब जो वो रचनाएं लिख रहे हैं उसके जो वर्ण विषय है, यानी कि वो क्या लिख रहे हैं उसकी मार्मिकता पर, उसकी भाव व्यंजना पर इन्होंने कदापि ध्यान नहीं दिया। इन्होंने केवल कला की रमणीयता पर ध्यान दिया। यानी कि बताया कि इन्होंने काव्य के जो लक्षण है, काव्य के प्रयोजन है, हेतु हैं, इन्हीं को ही ज़्यादा ध्यान दिया। विषय की मार्मिकता पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट है इस काल की जो प्रवृत्ति है वो भक्ति एवं नीति। तो ये जो बीच बीच में आपके पास ये जो आते हैं कि नगेंद्र ने आपसे पेपर में एस्टेट नेट यूजीसी नेट में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको इसकी 2-3 पंक्तियां दे देंगे और पूछेंगे ये कथन किसका है। तो ये नगेंद्र का है। अगर आप डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो ये कथन आप कैसे बता पाएंगे। भक्ति एवं नीति। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है। मतलब सभी के अंदर कहीं ना कहीं भक्ति भावना देखने को मिलती है। हो भी नहीं सकता था क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतिक रस की उपासना करते हुए उनके विलास जर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि भक्ति रस में अनास्था प्रकट करे तथा सैद्धांतिक निषेध कर सके। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ये कह रहे कि वो जो लोग थे नैतिकता, तो उनके अंदर इतना नैतिक बल नहीं था कि वो भक्ति भावना की अवहेलना कर सके। भक्ति के सहारे पर ही वो अपनी रचनाएं कर रहे थे। और राधा कृष्ण के नाम पर ये तो थोड़ा सा ऐसे ही है। रीति रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी की कृति सतसई में 70 दोहे भक्ति भावना के हैं। ये बात आपके लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण बन जाती है। नीति संबंधी उक्तियां भी इन कवियों ने पर्याप्त मात्रा में लिखी हैं। दरबारी वातावरण के प्रभाव से नीति निरूपण में ये कवि प्रवीण हो गए थे। मतलब नीति निरूपण में ये कवि प्रवीण थे। बिहारी सतसई में नीति के अनेक दोहे उपलब्ध हैं। जैसे कि नीति परक अगर दोहे आपसे पूछे तो आप ये दे सकते हैं। ये आपको खूब अच्छे से पता है। नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोई, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचे होए। कि मतलब ये नीति की बात बताई है कि नर की मतलब आदमी की और जल की ये एक ही गति है कि ये जितना नीचे होके झुक के चलेंगे ये इतना ही समाज में सम्मान पाएंगे। तो घात, बेताल, वृंद एवं गिरधर दास ने नीति संबंधी प्रचुर काव्य की रचना की। वृंद सतसई में नीति संबंधी सुंदर उक्तियों को काव्य रूप दिया गया है। भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाही, जानी परत है काग पिक ऋतु बसंत
के माही। कह रहा कि भले बुरे सब एक सम, कह रहा भले और बुरे सभी लोग एक समान है। जो लोग बोलत नहीं, जब तक वो लोग बोलते नहीं हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन भला है और कौन बुरा है। जिस प्रकार से कि जैसे जाननी परत है, जैसे कि जबान खुलने पर ही हमें पता चलता है कि कौन आदमी कैसा है, कौन भला है, कौन बुरा है। जैसे कि दिखने में तो काक और जो कोयल है और कौवा दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन बसंत ऋतु आने पर दोनों का अलग अलग पता चल जाता है। तो जो इस प्रकार के दोहे थे, ये भक्ति और नीति परक दोहे हैं। तो आप इनका उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं। नारी भावना, नारी भावना कैसी थी ये तो पहले ही आपको बताया है। रीतिकालीन काव्य का केंद्र बिंदु नारी चित्रण रहा है। नायिका के नख सिख चित्रण में उन्होंने अधिक रुचि दिखाई है। नारी के ऐन्द्रियक बाह्य रूप के निरूपण में इनकी वृत्ति अधिक रमी है। नारी के बारे में आप क्या बताएंगे कि नारी के बाह्य सौंदर्य का इन्होंने वर्णन किया है। नारी को एक भोग की वस्तु समझते थे और नारी के कमनीय अंगों का स्थूल एवं मांसल चित्र अंकित करते हुए उन्होंने काव्य रसिकों को उसके मनमोहक स्वरूप से परिचित कराया। ठीक है। उनके समक्ष नारी का एक ही रूप था, विलासिनी प्रेमिका का। अतः वे अन्य पक्षों की ओर से उदासीन रहे। नारी को वे भोग विलास का उपकरण मात्र समझते थे। अतः उसके अन्य रूपों, मतलब नारी केवल एक भोग विलास की ही वस्तु थोड़ी ना है। औरत के और भी, स्त्री के और भी बहुत से रूप होते हैं। गृहिणी, माता, भगिनी, देवी आदि का चित्रण उन्होंने नहीं किया। तो ये आपके पास लिखने के यहाँ पर सफिशियंट है। नारी के प्रति इस एकांगी दृष्टि के कारण, मतलब एक ही दृष्टि डाली, एक अंग पर ही दृष्टि डाली। औरत के जो स्वभाव है उसके और भी बहुत से पक्ष हैं, उसको उन्होंने अपने काव्य में उजागर नहीं किया। एकांगी दृष्टि के कारण वे उसकी सामाजिक महत्ता एवं उसकी श्रद्धा समन्वित गौरवमयी मूर्ति का चित्रण करने में समर्थ नहीं हुए। ठीक है। तो ये आप इस नारी के अंतर्गत लिख सकते थे। नारी के प्रति उनका ये दृष्टिकोण तत्कालीन दरबारी वातावरण एवं परिवेश से अनुप्राणित था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार के बंधनों से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। देखो, हजारी प्रसाद जी का भी यही कथन है कि इन्होंने भी औरत को ही एक उपकरण मात्र समझा। देव की निम्न उक्ति द्विवेदी जी के उक्त कथन का समर्थन करती है। देखो, देव की कौन गणे पूर्वन, ये आप यहाँ पर इसकी लिख सकते हैं। और अगला ये नारी चित्रण के अंतर्गत ये आप लिख सकते हैं। और आगे जो है प्रकृति चित्रण, मतलब जो रीतिकाल के कवि थे, एक प्रमुख प्रवृत्तियों में रही है प्रकृति चित्रण भी। रीतिकाल में आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण प्राय बहुत कम हुआ है, जबकि अलंकारिक रूप में तथा उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है। ठीक है। परंपरा, ये आलंबन और उद्दीपक आप समझते होंगे। आलंबन, और हमने जब रस पढ़े थे तो ये उसके अंतर्गत पढ़े थे। जिसने रस की वीडियो नहीं देखी है वो देख सकता है, बहुत ही आसान तरीके से रस समझा रखे हैं। आलंबन क्या होता है, ठीक है, और उद्दीपक क्या होता है। परंपरागत रूप में षड ऋतु वर्णन एवं बारहमास्य का चित्रण भी उपलब्ध होता है, किंतु उसमें मौलिकता एवं नवीनता नहीं है, वही पुरानापन है। बिहारी देव, मतीराम, भिखारी दास आदि कवियों के प्रकृति चित्रण इसी प्रकार के हैं। पूछते हैं, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, पद्माकर ने भी रीति प्रकृति चित्रण काफी किया है अपनी कविताओं में, और बिहारी देव, मतीराम और भिखारी दास आदि कवियों ने प्रकृति चित्रण किया है। ये आप यहाँ लिख सकते हैं, इनके एक आधा दोहा। नेक्स्ट जो है, देखो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, एक बार यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा गया था। सेनापति, वहाँ पर 4 कवियों के नाम देकर, और एक सेनापति का नाम था, 3 अन्य कवियों का नाम थे, और पूछ रखा था कि रीतिकाल का कौन सा कवि है जिन्होंने प्रकृति चित्रण किया है। तो ये मैंने इसीलिए यहाँ पर टिक कर रखा है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सेनापति की प्रकृति चित्रण की दृष्टि से रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। तो ये प्रश्न आपका थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छे से नोट कर लें। ये सेनापति उन्हें गए जलद सावन के, ये आप यहाँ लिख सकते हैं। और रीतिकाल के एक अन्य कवि पद्माकर का बसंत वर्णन भी दिया गया है। देखो यहाँ पर बसंत वर्णन भी है,
ये यहाँ पर दिया हुआ है, बसंत का वर्णन भी। और प्रकृति की अनेक उपमान, कमल, चंद्रमा, जातक, हंस, कोयल, मेघ, पर्वत, पुष्प आदि लेकर इन्होंने नायिका के अंग प्रत्यंगों का सुंदर चित्रण किया। तो ये प्रकृति चित्रण था, विशेषकर सेनापति के बारे में, और पद्माकर ने बसंत ऋतु का वर्णन किया। और ये आप एक दो पंक्तियां भी लिख सकते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग, अगली प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति नंबर 9 बता रही हूं मैं। पहला आप लोगों को रीति निरूपण बताया था, दूसरा आपका श्रृंगारिकता था, और आश्रयदाताओं की प्रशंसा और अलंकारिकता, इस भक्ति और नीति के दोहे। अब आ जाता है हमारा ब्रज भाषा का प्रयोग और नारी चित्रण, प्रकृति चित्रण, ये सारी प्रवृत्तियां हम पढ़ चुके हैं। रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। रीतिकाल में केवल ब्रज भाषा का प्रयोग, आपको पता है कि पूरा रीतिकाल जो है ब्रज भाषा में रचित है, और कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य रचना, रीतिकाल में केवल ब्रज क्षेत्र के कवियों ने ही ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की, अपितु ब्रज क्षेत्र के बाहर के हिंदी कवियों ने भी ब्रज भाषा में काव्य रचना की। ठीक है, स्पष्ट है कि रीतिकाल तक आते आते ब्रज भाषा व्यापक काव्य भाषा के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी। रीतिकालीन ब्रज भाषा अपने शब्द सौष्ठव, अनुप्रासिकता, मधुरता एवं पद लालित्य के कारण काव्य भाषा के लिए पूर्ण उपयुक्त बन चुकी थी, किंतु उसमें कवियों ने मनमानी तोड़ मरोड़ की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन ब्रज भाषा के इस दोष की ओर इंगित करते हुए लिखा है। देखो, इस तरीके की बातें पूछ लेते हैं कि ये कथन किसका है। ये यूजीसी नेट में भी पूछ लेते हैं, एस्टेट में भी पूछ लेते हैं। रीतिकाल में एक बड़े अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता, तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों को न होता। पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, यानी कि मतलब जो भाषा को जैसा मन में आया उसी प्रकार से वो अपने हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं, तो किसी ने भाषा की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये थी हमारी कुछ ये प्रवृत्तियाँ थी आपकी। यह भी उल्लेखनीय कि अधिकतर रीति ग्रंथों का निर्माण अवध क्षेत्र में हुआ। एक मिनट, बस ये इतने ही हैं, ज़्यादा आपका ये टॉपिक हम यहीं पर इसको अंत कर देते हैं। और ये 9-10 जो प्रवृत्तियाँ थी महत्वपूर्ण थी सारी, ये मैंने आपको सारी बता दी हैं। और संक्षिप्त में हम और देख लेते हैं अंत में। रीति मुक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त ब्रज भाषा में लाक्षणिक अर्थवत्ता है। घनानन की भाषा की प्रशंसा करते हुए वे लिखते हैं, भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। मतलब जो ब्रज भाषा में जो रीतिकाल के कवि रचनाएं कर रहे थे, तो इनमें से अधिकतर कवियों को ब्रज भाषा के यानी कि भाषा का अधिकतर पूर्णतः ज्ञान नहीं था, और ना ही वो भाषा का उचित रूप से प्रयोग कर रहे थे। क्योंकि उसमें से अगर रीतिकाल के कवियों को अगर थोड़ा बहुत अच्छे से जो भाषा का ज्ञान था, तो रीतिमुक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त ब्रज भाषा में लाक्षणिक अर्थवत्ता है। घनानंद की भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। ठीक है, बिहारी सतसई रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जा सकती है, तथा बिहारी घनानंद देव, सेनापति भिखारीदास, पद्माकर जैसे सशक्त कवियों से संपन्न रीतिकाल निश्चित रूप से हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है। तो ये सारी हमारी प्रवृत्तियाँ थी, मैंने अंत से लेकर और शुरू तक आपको सारी प्रवृत्तियाँ बारी बारी से बताई हैं। तो शायद आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो ये वीडियो आज की हमारी यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।